Hey everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 3 जुलाई एंड 3 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ नई स्कीम्स पे बात करनी है जो कि युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय के लिए भी है और एम्प्लॉयर के लिए भी है। तो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार देखो, हम सभी को पता है कि 2015 में क्या हुआ था। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिफाइन किए थे और सभी कंट्रीज को कोशिश करनी है इन गोल्स को फुलफिल करने की। कब तक? 2030 तक। और पहली बार इंडिया टॉप 100 में आपको देखने को मिल रहा है। तो हम पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देख लेंगे और फिर गवर्नमेंट स्कीम के साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यू हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। एक छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट और करनी है। ठीक है, हमारे जो करेंट अफेयर्स है ये आने वाले सभी वन डे एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये यूजफुल कंटेंट, यूजफुल करंट अफेयर्स पहुंच सके और वो भी अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद टेलीग्राम से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग। अब यहाँ पे देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया है और ये 10th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? ये 10वां संस्करण है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन ने 2015 में डिफाइन किया था। इसमें इंडिया इंडिया 99 नंबर पे है आउट ऑफ 167 कंट्रीज। और इंडिया का स्कोर कितना है? तो इंडिया का स्कोर 67 है। ठीक है, जबकि चाइना 49 नंबर पे और यूएसए 44 नंबर पे आपको मिल जाएगा। पहली बार इंडिया टॉप 100 में या अंडर 100 आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो पिछले 4-5 सालों में इंक्रीज हुई है। 2024 में इंडिया 109 नंबर पे था और अब आप देख सकते हैं कि 167 कंट्रीज में इंडिया 99 पोजीशन पे है। ना बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं। तो फिनलैंड टॉप पर है। हम सभी को पता है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज होती है वो हमेशा टॉप पर होती है, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो या कोई भी इंडेक्स पब्लिश होता है, राइट। तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क आपको टॉप कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। वही बॉटम कंट्री है साउथ सुडान, 167 पोजीशन पे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 166 पोजीशन पे और चार्ट 165 पोजीशन पे है। अब भारत के 3 इंपॉर्टेंट गोल है जिसमें हमको नोटेबल एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, आप देखते हैं कि पहले कितनी लाइट जाती थी, बिजली गुल रहती थी, स्पेशली रूरल एरियाज में। अब हमने ग्रिड के जरिए इन्हें कनेक्ट किया है। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, क्या है? एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। इंटरनेट एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड, अब तो गांव गांव में भी 5G नेटवर्क मिल रहा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9। रिडक्शन इन द अंडर 5 एंड न्यू नेटल मॉर्टेलिटी, तो हमने यहाँ पे जो बच्चों की मृत्यु दर है वो भी रिड्यूस की है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, और ये 10वां संस्करण या 10th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 6 ईयर ओल्ड पंजाबी बॉय, ये 6 साल का एक बच्चा है, आप देख सकते हैं। इन्होंने यूरोप की हाईएस्ट पीक को समिट किया है। 6 ईयर ओल्ड, इनका नाम है तेगबीर सिंह। इन्होंने माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप की हाईएस्ट पीक है, जो कि रशिया में आपको देखने को मिल जाएगी। यूरोप कॉन्टिनेंट में रशिया में देखने को मिलेगी। 5,642 मीटर की हाइट पर है और इसे समिट किया है। ऐसा इनके परिवार के लोगों ने बताया है कि ये यंगेस्ट एशियन है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, उसको भी समिट किया है अगस्त 2024 में। और इनका नाम फीचर किया गया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। नाम क्या हो जाएगा? तेगबीर सिंह। ठीक, नेक्स्ट। अभी आप लोगों ने शुभांशु शुक्ला के बारे में सुना होगा। शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं डिटेल में।
अब एक और इंडियन ओरिजिन आपको देखने को मिलेंगे एस्ट्रोनॉट, जिनका नाम है, एक सर्जन है बेसिकली, इनका नाम है अनिल मैनन, और नासा ने इन्हें पिक किया है अपकमिंग मिशन के लिए। नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मैनन हैज बीन असाइंड हिज फर्स्ट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये रॉसकॉस्मोस सोयूज NS-29 स्पेस क्राफ्ट की मदद से जून 2026 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। वहां पर कई सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करने का काम करेंगे, जो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट में होगा। तो अनिल मेनन का नाम भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है, तो ऐसी कंपनीज को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 को पब्लिश किया है। इस इंडेक्स में बेसिकली बताया जाता है वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, और वो कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्टार्टअप के मामले में कौन सी सिटीज़ या कंट्रीज सबसे आगे चल रही हैं। इसे पब्लिश करने का काम हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनकी संख्या इंक्रीज हुई है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 1523 यूनिकॉर्न्स कंपनी देखने को मिल जाएंगी। 2019 के कंपैरिजन में 120% आपको यहाँ पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा देश, 52 देशों में, 52 कंट्रीज में आपको यूनिकॉर्न कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। ना बात करते सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पर है। ऑब्वियस सी बात है, सिलिकॉन वैली है, अमेरिका है, सैन फ्रांसिस्को है, राइट। तो यूएसए में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है 758। ठीक है, फिर चाइना है, और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे इंडिया है। इंडिया में टोटल 64 यूनिकॉर्न कंपनीज देखने को मिलेंगी। हमारे देश की जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं वो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में, फिर मुंबई में, गुरुग्राम में देखने को मिल जाएंगी, जो कि फिनटेक, गेमिंग, एडटेक में काम करती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सिटीज़ के बारे में, तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस सिटी में है, तो आप यहाँ पर सिटी भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि भारत में बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है 2 न्यू राइनो रिहेबिलिटेशन एरिया इन दुधवा। अच्छा, दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। अब इस दुधवा नेशनल पार्क में राइनो के कंजर्वेशन या उसके रिहैब के लिए सेंटर को स्टेब्लिश किया जा रहा है। इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू राइनो रिहेबिलिटेशन एरिया। कहाँ पर? दुधवा नेशनल पार्क में। और ये 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस है कि 50 वन हॉर्न राइनो को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, इनका कंजर्वेशन करना है। कहाँ पर? दुधवा नेशनल पार्क में। कहाँ पर है ये? लाखिमपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है? ये है हमारी वंदे भारत, सक्सेसफुल रही है। भारत में तो आप लोग ने कई सारी वंदे भारत देखी होंगी, अलग अलग लोकेशंस को कनेक्ट करती हैं। अब भारत में सक्सेस के बाद कंबोडिया भी भारत की वंदे भारत ट्रेन को इंपोर्ट करना चाहता है, और 45 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर कंबोडिया दे रहा है। सो कंबोडिया टू इंपोर्ट 45 वंदे भारत ट्रेन कोचेस फ्रॉम इंडिया आफ्टर इट्स सक्सेस इन इंडियन रेलवे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पहली इंडिजीनियसली बिल्ड इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम वंदे भारत कर दिया गया। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल जाएगी, और हमारे देश की पहली फैक्ट्री है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिजी लक्ष्मी स्कीम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि डिजी लक्ष्मी स्कीम किस राज्य सरकार की स्कीम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की स्कीम है डिजी लक्ष्मी स्कीम। किस लिए है? टू एम्पावर अर्बन पुअर वीमेन। अब आप लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर्स देखे होंगे। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज में कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कई तरीके के काम किए जाते हैं। तो उन कॉमन कॉमन सर्विस सेंटर में महिलाओं को क्या करना है? रोजगार देना है। और महिलाओं को उन कॉमन सर्विस सेंटर में रोजगार देने के लिए उन्हें डिजिटली लिटरेट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना है, कैसे केवाईसी करना है, कैसे बायोमेट्रिक लेना है, एटसेट्रा। तो इसी स्कीम के अंदर ये सारे काम किए जाएंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च डिजी लक्ष्मी स्कीम
to digitally empower urban poor women by establishing 9,000 कॉमन सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर को तैयार किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, ठीक है, और यहाँ इन्हें मैनेज करने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं करेंगी, ठीक है। हमारा टारगेट है यहाँ पर कि 9,000 कॉमन सर्विस सेंटर तैयार करना है और वीमेन ऑपरेटर को एलिजिबल बनाना है फॉर लोन रेंजिंग फ्रॉम 2 to 2.5 लाख। 21 साल से लेकर 40 साल तक की महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, ग्रेजुएट डिग्री है या 3 साल तक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर रह चुकी हैं, टेक्निकल नॉलेज है, तो वो सभी लोग एलिजिबल हैं इस सेंटर के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन के बारे में। अभी 1 जुलाई था ना, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया? जीएसटी डे, क्योंकि 2017 से हमारे देश में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। अब 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में जीएसटी कलेक्शन कितना था? तो हमारे देश में जीएसटी कलेक्शन 22.8 लाख करोड़ रुपीस का था, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। मतलब जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है ना, तब से पहली बार इतना ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन हैज डबल्ड ओवर द पास्ट 5 ईयर। 5 सालों में जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है। हमने 22.08 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन किया है 2024-25 में, जबकि 2021 फाइनेंशियल ईयर था उसमें 11.37 हमने जीएसटी कलेक्शन किया था। FY25 में जो जीएसटी कलेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली 9.4 ईयर ऑन ईयर जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि आरबीआई की कई सारी सब्सिडरीज होती हैं जहां पर मिंटिंग प्रिंटिंग करने का काम भी किया जाता है, करेक्ट है। तो हम बात हो रही है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने 3.4 टन रिफाइंड गोल्ड दिया है आरबीआई को इन FY25। अलग अलग मंदिरों से इन्हें डोनेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और उसे रिफाइन करके किसे दिया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। ये अनाउंसमेंट, ये इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दी है। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिलीवर्ड 3.4 metric ton of refined gold to the Reserve Bank of India in FY24-25, ठीक है। ये जो सिल्वर और गोल्ड हमें रिसीव हुआ था अलग अलग इंस्टीट्यूट, जैसे कि तिरुपति बालाजी टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सोना चढ़ाते हैं। तो जो ट्रस्ट है इस गोल्ड को कलेक्ट करता है, और इस गोल्ड को किसको दिया? SPMCIL को दिया, इसने से रिफाइन किया और आरबीआई को दिया, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। इसका काम क्या होता है? प्रिंट करना अलग अलग डिनोमिनेशन की करेंसी को, ठीक है। चलो, यहाँ तक का मामला क्लियर हो रहा है? अगर मामला क्लियर हो रहा है तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो। जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर करेंगे, ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होंगे तो मुझे भी मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। अब बात कर लेते हैं रेलवे सर्विस के बारे में। जब आप रेलवे सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग अलग समटाइम एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है, राइट। टिकट करने के लिए हो गया, केटरिंग सर्विसेज के लिए हो गया, ठीक है। टैक्सी बुकिंग के लिए फिर आप अलग एप्लीकेशन उबर, ओला एटसेट्रा यूज़ कर रहे हो, तो क्यों ना सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो पैसेंजर की सुविधा के लिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है रेल वन एप्लीकेशन। क्या नाम है इसका? ये है रेल वन एप्लीकेशन। इसमें आपको टिकट, केटरिंग, टैक्सी, पोर्टर, लाइव ट्रेन, ट्रैकिंग, सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो रेल वन is all-in-one mobile application for Indian Railway passenger offering integrated service through a single platform। इसे तैयार करने का काम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करता है। इसमें पैसेंजर्स को कंबाइन सर्विस जैसे कि कंबाइन अनरिजर्व टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, ई केटरिंग, पोर्टर एंड आपकी टैक्सी बुकिंग, ये सभी सर्विस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जिसका नाम है रेल वन। तैयार किसने किया है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, ठीक। चलो, अब ये एक बड़ा ही गर्म मसला है जरा इसको देख लेते हैं। हम सभी लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। वन ऑफ द पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर होते हैं।
5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2-2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए हैं जिनके पास वीटो पावर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जुलाई 2025 से किसको मिली है? पाकिस्तान को मिली है। किसे मिली है? पाकिस्तान यूएनएससी। मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान जैसा देश यूएनएससी का प्रेसिडेंट है। अब बाकी तो आप लोग समझदार हैं कि क्या चल रहा है ये, ठीक है। अब इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको एम्बेसडर असीम इफ्तिकार अहमद आपको देखने को मिलेंगे जो कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ना बात करते हैं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक और नया इनिशिएटिव लेकर आया है। अगर आप लोग भी इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस में अच्छे हैं और आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी है और अगर आप इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में बुक लिखते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेशल स्कीम के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइज मनी भी देगा। ठीक है, तो आरबीआई लॉन्च 1.25 लाख प्राइज स्कीम टू प्रमोट ओरिजिनल हिंदी बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इस स्कीम का पर्पस है कि ओरिजिनल बुक हिंदी में लिखी जाए और टॉपिक इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित हो। इससे ऐसे प्रोफेशनल और एकेडमियन जो कि हिंदी में लिखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन्हें इनकरेज मिले। बुक को यहाँ पे हिंदी में लिखा जाना चाहिए, पहली चीज। टॉपिक इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित होने चाहिए और बुक में मिनिमम एटलीस्ट 20 पेजेस तो होने चाहिए। और बुक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में पब्लिश होनी चाहिए। तो ऐसे में 3 बेस्ट बुक्स को चूज करेगा आरबीआई और 1.25 लाख रुपीस प्राइज मनी हर एक विनर को दिया जाएगा। ठीक है, नाउ केशवन रामचंद्रन, इन्हें ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केशवन रामचंद्रन को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। इनका टेन्योर 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन को संभालने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आईएनएस उदयगिरी के बारे में। आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट 17A के बारे में सुना होगा। मैंने कई बार आपको प्रोजेक्ट 17A के बारे में बताया है। प्रोजेक्ट 17A एक शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। इसके अंदर टोटल 7 शिप्स तैयार करनी है। और ये शिप कौन तैयार करेगा? एक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड हो गया और एक आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड मतलब जीआरएससी कोलकाता। इनको ये ऑर्डर दिया है कि आपको 7 फ्रिगेट तैयार करनी है और यहाँ पे 5 जो शिप हैं वो 2026 के एंड तक देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 17A है उसकी सेकेंड नंबर की शिप को कमीशन कर दिया गया है, आईएनएस उदयगिरी। The second stealth frigate under the Project 17A was delivered to the Indian Navy on the 1st of July, which was built by the Majgaon Dock Shipbuilder Limited in Mumbai. 37 मंथ में इसको तैयार किया गया है। इसमें एडवांस स्टेल्थ शेप इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये रेडार की रेंज से बाहर है। अगर रेडार है तो रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। चलिए अगली बात करते हैं कैबिनेट अप्रूव ईएलसी स्कीम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ईएलआई है ना, ईएलआई स्कीम मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, आप लोगों को रोजगार दो, हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इसके लिए 1 लाख करोड़ या लगभग 99,000 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट किया है। और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो आपको याद रखना है, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक आपको इस स्कीम का बजट देखने को मिलेगा। इसके अंदर आने वाले 2 सालों में 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और स्पेशल जो फोकस किया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे यहाँ पर किया है। अलग अलग सेक्टर में भी रोजगार दिए जाएंगे लेकिन स्पेशल फोकस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट है। क्या है पहला पार्ट? इंसेंटिव टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। अब कोई बच्चा है, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, अभी अभी डिप्लोमा किया है और उसकी पहली नौकरी है, फर्स्ट नौकरी है। ठीक है, इसके पहले उसने कहीं नौकरी नहीं की, तो वो आता है नौकरी में, तो पहले तो उसको रजिस्टर करेंगे ईपीएफओ के साथ जिससे सरकार की भी जो बेनिफिट्स है वो उसको मिल सके।
तो इसका टारगेट है 1.92 करोड़ नए एम्प्लॉयज को रजिस्टर कराना विद ईपीएफओ। और जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर होगा और पहली बार नौकरी कर रहा है, उसको 15,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। ये 15,000 रुपए का इंसेंटिव 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट 6 मंथ की, जब आपके 6 महीने हो जाएंगे नौकरी करते हुए, और दूसरा जब 12 महीने हो जाएंगे आपकी नौकरी करते हुए, लेकिन आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको अप टू 1 लाख रुपीज या उससे कम होनी चाहिए, तभी ये इंसेंटिव स्कीम का फायदा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे युवाओं को, जो फ्रेशर्स हैं, उनको नौकरी दे रही है, तो उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा, उन्हें भी स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऑल सेक्टर्स को कवर किया है और स्पेशल बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर फॉर हायरिंग एडिशनल एम्प्लॉय। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्या बोला है, अगर कोई कंपनी जिसमें 50 से कम एम्प्लॉय हैं और वह एडिशनल 2 एम्प्लॉय को हायर करता है, तो वो इस स्कीम के अंदर शामिल हो जाएगा। और ऐसे कोई कंपनी जहाँ पे 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और वो एडिशनल 5 एम्प्लॉय को हायर करता है, तो इस स्कीम का पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, मान लेते हैं आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है और उसकी सैलरी रेंज इसके बीच में है, तो आपको 1,000 रुपये इंसेंटिव दे दिया जाएगा। अगर आपने किसी को हायर किया और उसकी सैलरी इसके बीच में, तो 2,000 रुपये इंसेंटिव दे दिया जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय को आपने हायर किया, उसकी सैलरी 20,000 से 1 लाख के बीच में, तो 3,000 रुपये पर पर्सन कंपनी को इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्कीम 2 साल के लिए है, लेकिन केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये स्कीम आपके 4 साल के लिए आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाटा स्टील वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन 2024। तो वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक फिगर निकाला है, एक डेटा पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि टाटा स्टील वर्ल्ड में 10th नंबर की टॉप स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है, जबकि जेएसडब्ल्यू 12वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। टाटा ग्रुप जो है वो 31.2 मिलियन टन क्रूड स्टील को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो 10वें नंबर पे टाटा स्टील है। फर्स्ट नंबर पे है HBIS ग्रुप जो कि चाइना का है, फिर है शेंगेन ग्रुप जो कि चाइना का है, और थर्ड नंबर पे है जियान लॉन्ग ग्रुप जो कि चाइना का। तो आप देख सकते हैं चाइना की ही कंपनी जो सबसे ज़्यादा क्रूड स्टील को प्रोड्यूस कर रही है, तो चाइना टॉप पर है। चाइना के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद आपको जापान मिल जाएगा स्टील प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है PM सुरक्षित मातृत्व अभियान। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 9 सालों में, इन 9 ईयर्स में जो MRR है, मतलब आपका जो मैटरनिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो हमने 50 पॉइंट तक कम किया है, ऐसा डेटा पब्लिश किया गया है। और ये आपकी PIB की न्यूज़ है। कंप्लीट आर्टिकल आप डिटेल में PIB में पढ़ सकते हो। तो 2016 में, जून मंथ में 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसका पर्पस है हमारे देश में जो मैटरनल, न्यूबॉर्न और एडोलसेंट बच्चों की डेथ होती है, उसे रिड्यूस करना है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें बताया कि इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब MMR है ना, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, MMR जो है वो पहले 130 पर लाख लाइव बर्थ था, मतलब 1 लाख बच्चों के जन्म होने पर 130 माताओं की मृत्यु हो जाती थी डिलीवरी के समय पे। इसको हमने रिड्यूस किया है 50 पॉइंट तक। ठीक है, 2014 से 16 का जो डेटा है वो कहता है कि 80 पर लाख लाइव बर्थ हमारे देश में, सॉरी 21-23 में 80 पर लाख लाइफ बर्थ हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कहा गया है कि 6,813 वॉलेंटियर रजिस्टर हुए हैं, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को असिस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद यूपी और राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है आसाम CM। ये कौन है, हेमंत विश्व शर्मा है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जीवन जीवन अनुप्रेरणन स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि रिसर्च स्कॉलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जब कोई व्यक्ति रिसर्च वर्क करता है, तो रिसर्च वर्क करने में कई तरीके के खर्चे आते हैं, फाइनेंशियल नीड होती है, राइट। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, जो कि आसाम राज्य से बिलोंग करते हैं, जिनके पास डोमिसाइल आसाम राज्य का है और रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो आसाम राज्य उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा। तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम,
ठीक है, ये लॉन्च की है आसाम के मुख्यमंत्री ने। इस इनिशिएटिव का पर्पस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिसर्च स्कॉलर इन आसाम। ठीक है, पर्टिकुलरली जो डिसेबल है, इसमें वन टाइम फाइनेंशियल ग्रांट 25,000 रुपीज का दिया जाएगा फॉर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, और जो दिव्यांग रिसर्च है उनको 40,000 रुपए का वन टाइम असेसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे सभी करंट अफेयर्स। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी यूपीएससी वालों के लिए भी एक स्कीम लॉन्च की है, हम वो भी देखने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली पेरिस डायमंड लीग 2025 का टाइटल जीता है। इनका बेस्ट थ्रो क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? 88.16 मीटर का इनका थ्रो देखने को मिलेगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? तो अभी हमने देखा इंडिया 99 पोजीशन पे है आउट ऑफ 167 कंट्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। विच स्टेट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम इन द अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन? तो मैंने आपको सिखाया है बिहार राज्य में अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होंगे उसमें ई वोटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। Which organization has launched innovative प्रतिभा सेतु? This is important. प्रतिभा सेतु किसने लॉन्च किया है? एक ये इनिशिएटिव है टू हेल्पिंग टॉप परफॉर्मर इन इट्स प्रेस्टिजियस एग्जाम। मतलब यूपीएससी, कोई बच्चा है यूपीएससी, वो प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, और इंटरव्यू में किसी कारण सेलेक्ट नहीं हो पाता, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए इस स्कीम की शुरुआत प्रतिभा सेतु किसने की है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। यूपीएससी हैज लॉन्च द प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म with the aim of helping top performer in its exam who miss the final selection find suitable job opportunity। तो इसके अंदर अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, वो इन टैलेंटेड कैंडिडेट का एक पूल तैयार करेंगी और इन्हें नौकरी के अवसर देंगी इनकी अमेजिंग स्किल और क्वालिफिकेशंस को देखते हुए। यूपीएससी ने कहा है प्रतिभा सेतु विल नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू डिजर्विंग कैंडिडेट बट ऑल्सो बेनिफिट द नेशन बाय चैनलाइजिंग स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑलरेडी इसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, तो ऑलरेडी इसमें स्किल है, तो उसे भी चैनलाइज करना है। तो यहाँ से डायरेक्टली इस टैलेंटेड पूल से अलग अलग डिपार्टमेंट इन्हें जॉब ऑफर करेंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अजय कुमार इसके चेयरमैन है। आर्टिकल 315 में आपको यूपीएससी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इन विच सिटी विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 बी हेल्ड? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? ये होंगे जयपुर राजस्थान में। What major milestone will the Titan स्पेस मिशन in 2029 अचीव फॉर जानवी? तो जानवी जो है वो पहली इंडियन एस्ट्रोनॉट है जिन्हें 2029 के टाइटन स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। What is the new agreed upon defense spending target as a percentage of GDP for the NATO member country? तो नेटो में 32 कंट्री है और इनकी एक मीटिंग हुई थी। अभी तक नेटो जो अपने डिफेंस पे खर्चा करती है वो 2% ऑफ जीडीपी था, इसको बढ़ाकर 5% ऑफ जीडीपी किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। According to the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Management Effectiveness Evolution conducted for 2020-25, वो कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो हाईएस्ट स्कोर कर रहा है? आंसर हो जाएगा केरला का इराविकुलम नेशनल पार्क। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया है। What is the title of former Indian cricketer शिखर धवन न्यूली रिलीज ऑटोबायोग्राफी? शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई है, इसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ऑप्शन नंबर बी। From which Indian city was the first consignment of रोज सेंटेड लीची एक्सपोर्टेड टू द कतार? तो कतार में लीची को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पहला कंसाइनमेंट कहाँ से जा रहा है? पठानकोट से, ऑप्शन नंबर सी। According to the recent export initiative by the Indian Railway, two modern locomotive equipped with advanced amenities and built to the Mozambique specification were dispatches as a part of 37.7 million contract। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने दो लोकोमोटिव तैयार किए हैं मोजाम्बिक के लिए, 37.7 मिलियन
डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इन लोकोमोटिव को कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क में तैयार किया गया है। हमने इसे भी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो ना, तो ये सब प्रश्न एकदम हलवा है, बिल्कुल देखते ही आप आंसर कर दोगे। और जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी डेली करंट अफेयर्स देखो, ठीक है। इसके अलावा जून 2025 के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स मैंने वीडियो बना दिया है, अपलोड भी हो चुका है, आप उसे देख लेना, ठीक है। विच टीम वॉन द वीमेंस टाइटल इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर कप? तो वीमेन टाइटल किसने जीता है? हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने। और मेंस टाइटल तमिलनाडु की टीम ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हु हैज टेकन ओवर एज द 23rd कर्नल फॉर द रेजिमेंट ऑफ गरवाल राइफल? तो गरवाल राइफल के 23rd नंबर के कर्नल कौन बन चुके हैं? लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपका होमवर्क है, रिसेंटली अपडेटेड जो आपकी GDP लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, करेगा। इसके अलावा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और टेलीग्राम में PDF तो अवेलेबल हो ही जाएगी। और PDF के अलावा आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे पिछले 5 सालों के PYQs हैं, टेस्ट सीरीज है, अलग अलग करेंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये सभी प्रोडक्ट पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। What is the name of new application launched by the Ministry of Railway for passenger services? तो आंसर हो जाएगा रेल वन एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। Who did Ayush Shetty defeat in the final to win the first WWF वर्ल्ड टूर टाइटल? तो US ओपन बैडमिंटन टाइटल किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने जीता है। आयुष शेट्टी ने किसे डिफीट किया है, वो कौन से प्लेयर है? तो सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।